उत्तराखंड के देहरादून से सीएम साहब में आपका स्वागत है। कुछ नेता अपने मुखर अंदाज के लिए, आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनसे कुछ बुलवाना मुश्किल होता है। ऐसे ही एक छुपे रुस्तम नेता राजनीति के, जो सबसे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बन गए हैं 45 वर्ष की उम्र में, पुष्कर सिंह धामी साहब आज हमारे साथ सीएम साहब में जुड़ रहे हैं। उनके निवास पर देहरादून में हम इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है धामी साहब आपका। आपका स्वागत है। तो क्या ऐसा किया हुआ है आपने कि आपके सारे बड़े बड़े जो नेता हैं शीर्षस्थ, वो आपसे इतने मोहित दिखाई देते हैं? पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें धाकड़ सीएम कहा जाता है, वो अपने सीनियर्स को कैसे इंप्रेस करते हैं और कौन सा वो धाकड़ काम है जो आपने असल में किया है? जितनी मेरी क्षमता है उसमें मैं कभी कोई कमी करता नहीं हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि अधिकतम अपने एफर्ट्स जो है इसमें करूँ, और उसमें मुझे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, सभी का, मतलब हमारे सभी सीनियर लोगों का हमेशा से आशीर्वाद मिलता रहा है और हमेशा मुझे प्रोत्साहन भी करते रहे हैं। और इसीलिए हम उत्तराखंड में बहुत सारे फैसले जो पहले के सरकारों के समय में नहीं लिए गए, वो सारे फैसले हमने लिए हैं। चाहे वो धाकड़ फैसला क्या है? उत्तराखंड के अंदर हमने यूसीसी का विधेयक पारित किया है एक तो, और ये गौरव उत्तराखंड देवभूमि को प्राप्त हो गया, और देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये गौरव प्राप्त हो गया कि अब उत्तराखंड आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू होने जा रहा है। और हमने नकल का कानून बनाया है। यहाँ पर नकल के लिए बहुत सालों से लगातार जो हमारे योग्य अभ्यर्थी थे, युवा थे, परीक्षाओं में भाग तो लेते थे, लेकिन नकल माफियाओं के कारण उनका कहीं भी चयन नहीं होता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने एक सख्त नकल का यहाँ कानून बनाया है, और उस नकल कानून के बनने के बाद 16,000 नियुक्तियां हमने अभी तक कर दी हैं नकल कानून के बाद। और एक भी जो है कहीं पर कोई मामला नकल का नहीं आया, कोई भी जो है कोर्ट में मामला नहीं गया, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। आज तक बीजेपी के इतिहास में, और खास तौर पर 2014 के बाद तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है कि कोई जो विधायक है या सिटिंग मुख्यमंत्री है वो अपनी सीट हार जाए, उसको फिर से सीएम बना दिया जाए। तो बताना तो आपको पड़ेगा कि आपने कैसे इम्प्रेस किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी पार्टी ने, देखे, मैं ये जरूर चाहता था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो मुझे मंत्रिपरिषद में मेरा नाम भी आता तो अच्छा होता, लेकिन उस समय जो भी संगठन की व्यवस्था रही उसमें नाम नहीं आया। लेकिन तो अचानक उस समय मायूस हुए थे थोड़ा? नहीं, देखिए, आप खुद मायूस हो या न हो, लेकिन आपको जो लोग आपके समर्थक होते हैं, आसपास होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, आना चाहिए उनका नाम। तो खैर, मैंने संगठन की व्यवस्था थी और हमने काम किया। उसके बाद भी अवसर आए, लेकिन उसमें भी हमारा नहीं आया। फिर फोन आया? नहीं, फोन नहीं आया। और मुझे तो, जब मैं विधानमंडल दल की बैठक में गया, और मुझे तब तक भी नहीं था, किसी का फोन नहीं आया था। वहीं पर नाम का अनाउंस हुआ और ये नई जिम्मेदारी मिली। और जिम्मेदारी मिली थी तो 6 महीने का कालखंड था चुनाव तक का। तो हमने यही सोचा कि बस मुझे पार्टी ने ये दायित्व दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश के अंदर जाऊं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड से उनका जो लगाव है वैसा ही लगाव उत्तराखंड के लोगों का भी है। उनकी बात को जनता तक पहुंचाऊं, एक एक गांव में जाऊं, माता बहन को बताऊं, बड़े बुजुर्गों को बताऊं, नौजवानों को प्रेरित करूं। जो केशव जी वहाँ कर रहे हैं वो तीरथ जी आपके साथ यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी आपको राहत भी होती होगी, चलो मेरे सिर पे कोई डेप्यूटी नहीं है, नहीं, मेरे साथ दोनों तरफ। नहीं, सभी लोग हैं, क्योंकि हर जगह तो देखिए 2-2 डेप्यूटी लगा लिए। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी है, उत्तराखंड भी छोटा ही राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी है, आपको डेप्यूटी नहीं संभालना पड़ रहा। नहीं, सभी लोग हमारे यहाँ बहुत अनुभवी हैं और हमारे मंत्रिपरिषद में एक से एक सीनियर लोग हैं। सतपाल महाराज जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं। वो भी तो नाराज बताए जा रहे हैं। नहीं, कोई नाराज नहीं है। ये आरोप आप पर लगता है कि आप राज्य के मुसलमानों को डराते हैं। यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, क्या है ये सब? मतलब वो कह रहे हैं कि आप जो मतलब आप कह रहे हैं कि मजार गैर तरीके से बनाए, अवैध तरीके से बनाए हुए हैं। आपका ये तरीका है मुस्लिमों पर टारगेट करने का, यूसीसी आपका तरीका है मुस्लिमों पर टारगेट करने का। देखिए, हमारे राज्य में
बहुत आपस में लोग मेल जोल से रहते हैं। देवभूमि जैसा स्वरूप होना चाहिए। यहाँ पर कुछ डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि अवैध मजारें, वो जो है अतिक्रमण था, और वन भूमि पर, सरकारी भूमि पर जितनी भी हमारी रेवेन्यू लैंड है उस पर अतिक्रमण किया हुआ था। और अतिक्रमण को कोई भी सही नहीं कहेगा, आप भी नहीं कहेंगी और मैं भी नहीं कहूंगा, कोई भी नहीं कहेगा। और वो अतिक्रमण हटाया है, और वो अतिक्रमण हम लोग आगे भी हटाएंगे। अभी बाकी अतिक्रमण भी हट रहे हैं या सिर्फ अवैध मजार हट रहे हैं? सीएम साहब, नहीं, देखिए वो उनका ये आरोप है कि आप मजार पर, अवैध मजार पर बुलडोजर नहीं चला रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं वोट के। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं है। और हम इस आधार पर कोई भी जो है फैसला भी नहीं लेते हैं और कोई काम भी नहीं करते हैं। हमने तो कहा है कि राज्य के अंदर जितना भी अवैध अतिक्रमण है इस प्रकार का, उसको हटाएंगे। और वो हटाया, हमने 5000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और आपने खुद भी चर्चा की, देखिए मुस्लिम आबादी आपके राज्य में औसतन जो देश में उससे ज्यादा बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अभी पिछले सालों में यहाँ पर कोई वेरिफिकेशन नहीं था। कोई भी आकर यहाँ पर कहीं से भी आता था, अपराध करके आता था, या कोई पृष्ठभूमि किसी की अच्छी न रही हो, आकर अपना कभी भी आकर यहाँ घर बना ले, कुछ बना ले। तो इसीलिए हमने कहा है कि अब हम जो है वेरिफिकेशन करेंगे। इस पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। और इस प्रकार के जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, जिनकी पृष्ठभूमियाँ अच्छी नहीं है, और जो लैंड बैंक एक यहाँ पर लोग बना ले रहे थे, ये कृषि भू कानून को लेकर, इसी से मेरा जुड़ा अगला सवाल है, उसके आप जवाब में बता दीजिएगा। क्योंकि कई जगहों पर आपके राज्य में आंदोलन हो रहा है। 2 पहाड़ी राज्य जो हिंदी पट्टी में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में सख्त भू कानून है, जहां पर बाहरी आकर नहीं खरीद सकते, यहाँ पर खरीद सकते हैं। ऐसे में वो टारगेट कर रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि सख्त कानून हो, यहाँ के जो लोग हैं उनके अधिकार बचाए जाए। आप क्या कर रहे हैं इस पर? देखिए, हमारे यहाँ पर 250 स्क्वायर फुट का जो पहले से ये है कि कोई भी भूखंड खरीद सकता है। हाँ। और वो मेरा बनाया हुआ कानून नहीं है, मेरे से पहले का है। हम देख रहे हैं कि भाई अभी उससे भी सख्त कुछ ऐसा बनाएंगे। और इसीलिए हमने जो कृषि भूमि, एग्रीकल्चर लैंड, उसको खरीदने पर अभी हमने पाबंदी लगा दी है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, अच्छा नारा है या नहीं? आप मुझे बताइए, कौन काट रहा है यहाँ पर, किसको काट रहा है? नहीं, हमारे यहाँ तो सब शांति है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। आपको पसंद नहीं आया लगता है? हमारे यहाँ तो शांति है जी। और देखिए, राज्य के अंदर हमने जो कानून यहाँ के लिए जो जरूरी थे वो बनाए हैं। और उसके पीछे हमारा हेतु है कि देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगा आपसे कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, तो राजनीतिक हिस्से में जो प्रश्न करने थे वो हमने किए। अब चूंकि मंदिर आ गया है तो यहाँ पर हाथ जोड़ने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे जनता से जुड़े मुद्दों पर। जिस 4 धाम की आप बात कर रहे हैं, पर्यटन, पर्यावरण में समन्वय आप कितना बिठा पाए हैं, उस पर बातचीत करेंगे। आइए। रोज आप मंदिर में यहाँ पर पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं? हाँ, जब देहरादून होता हूँ तो। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि हम आज भगवान जी के सामने ही हैं, शिवलिंग के सामने हैं, भगवान शंकर के सामने हैं, कई जगहों पर अब जब जनता के मुद्दों की बात हो रही है तो 4 धाम है ये, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मतलब अलग अलग जगहों पर अभी 50 दिन में खबर आई कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ गए। ऐसे में आपके लिए कि कितना बड़ा चैलेंज है और आपका रोड मैप क्या है इसको संभालने का? देखिए, ये 4 धाम यात्रा पिछले 3 सालों में 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। और अब हम और अच्छी व्यवस्था करके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हम सभी धामों के आसपास खोल रहे हैं। और तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो, किसी प्रकार की उनको दिक्कत न हो, उनकी यात्रा में उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है। पर्यटन और पर्यावरण समन्वय बैठाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने जो विकास का मॉडल अपनाया है वो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस हो। हाँ। और जो हमारे शहर हैं, जोशीमठ जैसे शहर, हमारे हिमालय पर बने हुए सभी शहर, उनकी एक बियरिंग कैपेसिटी है। उस बियरिंग कैपेसिटी का हमने आकलन किया है, कुछ कर भी रहे हैं। और
जिनकी बियरिंग कैपेसिटी पूरी हो चुकी है वहाँ हम सख्ती से निर्माण कार्यों को रोकेंगे। तो यहाँ मंदिर है और यहाँ आप गौशाला में यहाँ पर आकर भोजन कराते हैं। मुझे आप में और योगी जी में बहुत समानताएं दिख रही हैं। नहीं नहीं, गौ हमारी माता है। देखिए, और हाँ, वो बचपन भी से हम आपके लोग- जी, उत्तराखंड के ही हैं जी, जी। और ले। वो भी ऐसे रोज भोजन कराते हैं। तो क्या गुरु मंत्र कुछ सीखा आपने उनसे भी? क्या उनसे मुलाकात होती है? नहीं, योगी जी हमारे हाँ, हैं, पूरा सेवा कर रहे हैं देश की और उत्तर प्रदेश की। हाँ। उनसे प्रेरणा तो मिलती है, ऐसा नहीं है। सैनी साहब को क्या बोलेंगे? नहीं, नायब सैनी जी बहुत पुराने हमारे बड़े तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, तपे तपाए हमारे नेता हैं वो वहाँ के। और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ लगातार सरकार 2014 से बन रही है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे तन के चलते थे, अब 240 सीटें आ गई है, आप जेडीयू और टीडीपी की बदौलत सरकार में है, तो आपका आत्मविश्वास झुक गया है, कंधा झुक गया है। देखिए, ये राहुल गांधी जी का मैं कहूँगा कि नादानी है उनकी और बच्चापन है अगर वो ऐसा मोदी जी के बारे में समझते हैं। देखिए, मोदी जी अंदर से बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो जो भी करते हैं उनका एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए समर्पित है, अपने लिए कुछ नहीं है। इसलिए कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, हमने देखा है उनके अंदर। वो तब भी साधना में लगे हुए थे, अब भी साधना कर रहे हैं। तो अब हम धामी जी के घर के अंदर आ गए हैं और भोजन पर जाते हुए ये तस्वीर दिख रही है मोदी जी के साथ आपकी, ये कब की है? ये तस्वीर मैं चंपावत में उपचुनाव में जब उसका परिणाम आया था। तो सीएम बनने के बाद या पहले? नहीं नहीं, बाद में। बाद में दूसरी बार, मतलब हाँ, दूसरी बार जी। के बाद। तो अच्छा अनुभव था पीएम से 1-to-1 पहली बार मिले थे या पहले मिल चुके थे 1-to-1? नहीं, उनसे कभी ऐसा लगा नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं। जब पहली बार भी मिले थे तब भी ऐसा लगा कि जो है बहुत पहले से मिले हुए हैं। पहाड़ी भोजन में लोग क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? मड़वे की रोटी है, कोदे की रोटी है, झिंगोरे की खीर है। अभी तो भोजन पूरा यहाँ पर आने वाला है। रैपिड फायर में जल्दी से 2-3 सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अरहर की दाल की क्या कीमत इस वक्त चल रही है? यहाँ पर 200 से 220 रुपए किलो तक का यहाँ पर लगभग रेट है। ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है लेकिन फिर भी नियंत्रित रहता है। टमाटर? टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर 50 से 60 के बीच में। इस राज्य में, उत्तराखंड में पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे? स्वर्गीय पूरनचंद शर्मा जी पहले अध्यक्ष बने थे उत्तराखंड बनने के बाद। बीजेपी इस वक्त देश में, अभी जब हम बैठे हुए हैं भोजन के लिए, कितने राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं? अभी अब 13 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। मैं गिनाने बोलूंगी तो आप गिना लेंगे सारे? हाँ, गिना सकता हूँ। कौन कौन से राज्य शुरू कीजिए? यहाँ से उत्तराखंड से शुरू कर लेते हैं। हाँ। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, असम, अरुणाचल और त्रिपुरा, मणिपुर। कितने हो गए? वो तो काफी गए, लेकिन आप सबसे इम्पोर्टेंट राज्य भूल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट राज्य उत्तर प्रदेश तो मैंने बोल ही दिया। उत्तर प्रदेश आपने बोल ही दिया। हाँ, मध्य प्रदेश बोल दिया, उत्तर प्रदेश बोल दिया, मध्य प्रदेश बोल दिया, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात। हाँ, गुजरात है। इसीलिए मैंने सोचा गुजरात बोलने में। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ली थी? पहली बार तो 2001 में ली थी उन्होंने, फिर 2 में ली थी, चुनाव के बाद। हाँ, ठीक है। फिर 2 के बाद 7 में, 2007, 7 के बाद 12 में, तो हो गए 4 बार। 4 बार।
चलिए, रैपिड फायर राउंड तो हो गया है, अब हम लोग भोजन कर लेते हैं। इसे मतलब ककड़ी मड़वे की मिलेट, हाँ। पहाड़ी खाने का स्वाद ही अलग है। अब सीएम साहब, हम बात करेंगे उस केस की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा कम से कम पहाड़ियों में कई जगहों पर होती है। देखिए, कोलकाता रेप कांड जो हुआ है, रेप और बर्बर हत्याकांड, जब भी मैं उस पर हल्ला बोल में बहस करती हूँ तुरंत उधर से आता है कि अंकिता भंडारी के इंसाफ क्या मुद्दा क्या। अंकिता भंडारी का केस उत्तराखंड में शायद सबसे लंबे वक्त तक उसकी चर्चा हुई। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या अंकिता भंडारी को पूरा इंसाफ, संपूर्ण इंसाफ दिलाने में कमी रह गई है? यह सच है कि तीनों आरोपी जेल में हैं, लेकिन दो गंभीर आरोप जो आपकी सरकार पर लगते हैं, वो एक है आपकी विधायक पर, जिन्होंने बॉडी मिलने से भी पहले उस पूरे गेस्ट हाउस को बुलडोजर चलवा दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, वो वीआईपी कौन था जिसका नाम रजिस्टर पर था, वो वीआईपी को लेकर आज भी लोग यहां पर प्रश्न पूछते हैं कि वो वीआईपी कौन था, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, अंकिता भंडारी जो केस था, जो कांड जो भी हुआ, बहुत खराब था और बहुत दुखद था। लेकिन जैसे ही इस अपराध के बारे में, इस घटना के बारे में हम लोगों को पता लगा, तत्काल हमने जो है तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी करवाई। गिरफ्तारी करवाने के बाद जेल हुई, पुलिस ने सारे साक्ष्य इकट्ठे किए और महिला डीआईजी को इस पूरे इसके लिए एसआईटी का इंचार्ज बनाया गया। एसआईटी ने सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए, कोई भी बुलडोजर चलने के बाद कोई तथ्य नहीं छोड़े थे। सारे तथ्य हैं, सारे रिकॉर्ड हैं, सारे गवाहों के बयान हैं और जिसको भी जो कहना था उसने एसआईटी को कहा है उसमें। पर विधायक ने क्यों चलवाया सर? देखिए, वो उस समय तो सीन ऑफ क्राइम है, आप वहाँ बुलडोजर कैसे चला सकते? नहीं, देखिए, ये केवल भ्रामक चीजें हैं। कोई भी दस्तावेज वहाँ से गायब नहीं हुए हैं, सारे दस्तावेज एसआईटी के पास हैं और अब ट्रायल पर केस है और सरकार पूरी पैरवी कर रही है, प्रशासन पूरा, हमारा पुलिस लगी हुई है, विधिक रूप से जितनी चीजें हो सकती सारी की जा रही हैं। हम सबका मत है कि उनको न्याय मिलना चाहिए और इतनी बड़ी इतनी अवधि हो गई है, इस अवधि में वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। बाकी तो माननीय न्यायालय को फैसला करना है उस पर और हमारा प्रयास होगा कि जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, जिन्होंने अपराध किया है, वो सजा पाएं, उनके ऊपर जो है पूरी तरह से अंकिता को न्याय मिले, उसके उनके परिवार को न्याय मिले और हम सब लोग पूरे उत्तराखंड वासी न्याय चाहते हैं उसमें। पर वीआईपी कौन था सर? लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वो वीआईपी कौन था, आप पूछो ना उनसे जाकर। क्या किसी को बचाया जा रहा है? देखिए, किसी को बचाने जैसे नहीं, मैं आपको बताऊं, किसी को बचाने जैसी कोई बात नहीं है। अगर किसी के पास भी वीआईपी के खिलाफ या किसी की व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य हो तो एसआईटी ने सबको बुलाया, सबसे बात की है। किसी के पास कोई साक्ष्य है तो अभी भी न्यायालय में दे सकता है, न्यायालय जांच करेगा। केवल कहने भर से चीजें नहीं होंगी, मनगढ़ंत चीजें करने से नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं अगर कोई भी एक भी आदमी उसमें अपराधी है तो बचेगा नहीं। आप साक्ष्य दीजिए और पुलिस ने जो साक्ष्य इकट्ठे किए हैं वो कोर्ट में लगाए हैं, इसीलिए तो अभी तक जमानत नहीं हुई है, अन्यथा अभी तक जमानत हो गई होती, उनको कहीं ना कहीं बरी कर दिया जाता। तो ये आश्वासन आप लोगों को दे रहे हैं कि सख्त से सख्त उन्हें सजा मिलेगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, और अगर ऐसा कोई तथाकथित वीआईपी है, कोई भी अगर देखिए किसी के भी संज्ञान में अगर कोई वीआईपी ऐसा आता है, कोई ऐसा हो, तो पुलिस ने जो इंक्वायरी करी है पुलिस के पास जमा कर दें और पुलिस पर भरोसा ना हो तो कोर्ट में जमा कर दें। एक दो प्रश्न आपके निजी में करना चाहती हूँ क्योंकि आपका जो पूरा सफर रहा है, आपने उसकी चर्चा भी की कि आपने सोचा नहीं था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इतने कम आयु में सबसे कम उम्र के आप बने, एबीवीपी से जुड़े रहे। इस पूरे सफर को आपके लिए इसका क्या अर्थ है आपके जीवन में? मेरा कहना है कि आप अपना काम करते रहिए और परिश्रम करिए। परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आपको पहचान भी मिलेगी, कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, तो उससे भी कुछ न कुछ अनुभव मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ से मैं देख पा रही हूँ आपका एक योग स्थली है जहाँ पर आप योग करते हैं, तो अब योग स्थली में जाकर आपकी शपथ के साथ हम इस इंटरव्यू का अंत करेंगे, जिसमें आप ये शपथ लेंगे कोई एक काम
जो आप अपने इस कार्यकाल में पूरा करेंगे और फिर आज तक उसका हिसाब लेगा आपसे जब आप अगले चुनाव में जाएंगे। चले आइए सर, आइए सर। तो अब हम फिटनेस, हेल्थ एंड शपथ सेगमेंट में आ गए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। राहुल गांधी आजकल मार्शल आर्ट्स सिखा रहे हैं। आपका फिटनेस रेजिम क्या है धामी साहब, सीएम साहब? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो फिट इंडिया और हिट इंडिया का हाँ। स्लोगन है, हाँ। वो सभी को प्रेरणा देता है और सबको अपनाना भी चाहिए वो। हाँ। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो सब काम कर पाएंगे। तो देखते हैं जरा आप थोड़ा योग ध्यान। कैसे करते हैं, हाँ। है ना? थोड़ा ध्यान। योग, ध्यान ध्यान और सूर्य नमस्कार इत्यादि सब मैं करता हूँ। और अब बारी है शपथ की। कौन सा वो एक काम है जो आप इस कार्यकाल में पूरा करेंगे जिसका हिसाब आज तक आपसे चुनाव के वक्त लेगा? शपथ लीजिए। संकल्प भी है, शपथ भी है कि हम प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे और सरकारी रोजगार के साथ साथ जो हमने अभी तक 16,000 लोगों को दे दिया है, हाँ। और इसको लगातार कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे सरकारी पद रिक्त हैं उन सभी पर रोजगार की प्रक्रिया पूरी हो जाए। लाखों की संख्या में माताएं बहनें हमारी लखपति बनी हैं। जो हमने टारगेट लिया था वो टारगेट हमारा पूरा हुआ है। हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखंड के हर घर में रोजगार पहुंचे और स्वरोजगार पहुंचे। हमारी शपथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुष्कर सिंह धामी साहब, आज तक पर आने के लिए और तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए, और इस शपथ का हिसाब अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। में धन्यवाद आपका, पूरी टीम। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।